हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 9। इससे पहले हमने 8 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बिहार स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं अगर आप बिहार स्टेट 2024 क्लियर करना चाहते हैं तो। और आप अगर सीरियस हो बिहार स्टेट 2024 को लेकर तो आप लोग के लिए दिया जा रहा है टोटल 20 प्लस प्रैक्टिस सेट सिर्फ 101 रुपये में। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो साथ में बीपीएससी का भी तैयारी करना चाहते हो तो आप ले सकते हो टॉपिक वाइज थ्योरी जो मिलेगा सिर्फ आपको 151 रुपये में। अगर आप इतना दोनों कर लेते हो तो आपको बिहार स्टेट 2024 क्लियर करने में 1% भी आपका डाउट नहीं बचेगा। साथ में बीपीएससी का आप तैयारी भी स्टार्ट कर सकते हो। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? काफ़ी इजी सवाल है। आपके बिहार स्टेट 2024 में ऐसे सवाल देखने को मिल सकते हैं कि प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। पहला ऑप्शन है भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास या ऑप्शन डी सामाजिक विकास। तो आपको पता होगा प्याजे जो है मुख्य रूप से आपके संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। प्याजे आपके स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास में 4 चरण बताए थे। मैंने पिछले क्लास में आपको डिटेल में बताया था तो आप जाकर वीडियो को देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए परीक्षण का अंतराल दूसरे भाग में हो जाता है उसे क्या कहते हैं? ऐसे सवाल आपके सेम पैटर्न बीपीएससी टीचर 2.0 में सवाल पूछे गए थे। इसलिए इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिए ना। और आप लोग कोशिश कीजिए सारे आंसर का रिप्लाई कमेंट बॉक्स में करने का। जब आप कोई आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करते हो तो ऑटोमेटिक आपको आंसर याद हो जाता है। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए सारे आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करने का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जब मानव शरीर में 2 भागों में बांटा जा सकता है, दायां भाग और बायां भाग। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए परीक्षण का अंतराल दूसरे भाग में होता है तो इसे द्विपरोक्षिक अंतरण कहते हैं। जैसे दाएं हाथ से लिखने की योग्यता उपयोग जो है बाएं हाथ से लिखने में करना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। और जो आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा आप देख सकते हो क्वेश्चन ऑप्शन और साथ में कितने आसान लैंग्वेज में आपको डिफिनेशन दिया गया है जिसे आप पढ़कर सारे डाउट को क्लियर कर सकते हो। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, दिए हुए प्रांतों को समूह में जो प्रांत बदुआ सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? बहुलक, मध्यमान, मध्यांक या ऑप्शन डी मानक विचलन। काफी इजी सवाल है। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे इसका आसान से इसका आंसर आप दे सकते हो। जो प्राप्त बदुआ सबसे अधिक बार आता है उसे हम बहुलक के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है, क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? यह सवाल आपके बिहार स्टेट 2023 में ऐसे सवाल पूछे गए थे कि आपको बताना है कि क्रिया प्रस्तुत जिसे आप रिफोर्समेंट अनुकूलन के नाम से जानते हो उसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है पलाव, स्किनर, थॉर्नडाइक या ऑप्शन डी कॉलर। तो मैंने बहुत बार आपको बता रखा है कि रिफोर्समेंट की बात जब की जाए, क्रिया प्रस्तुत की जब भी बात की जाए तो आपके स्किनर साहब का नाम आता है। उन्होंने इस क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन सिद्धांत के प्रतिपादन किया था और अपना प्रयोग चूहों पर किया था। इसे आप जरूर याद रखिएगा। स्किनर ने अपना प्रयोग चूहों पर किया था, इसे आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और बिहार स्टेट 2023 में पूछा गया था कि जो आपके पावलाव हैं वो उन्होंने कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो पावलोव ने क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के बारे में अपना प्रतिपादन किया था।
जो उनका प्रयोग कुत्ते पे प्रयोग किया था। बात की जाए ठंडाई की, तो ठंडाई के आपका जो सिद्धांत था वो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था उन्होंने। उनका प्रयोग आपके बिल्ली पे था। वही बात की जाए कॉलर की, तो कॉलर का प्रयोग आपके सूज और का सिद्धांत, जिसे आप इनसाइड थ्योरी के नाम से भी जानते हो, और अपना प्रयोग बंदर पर किया था। ठीक है, इतना सारा डिटेल आप लोग जरूर स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट के पास प्रैक्टिस सेट उन्होंने ले रखा हुआ है। इसलिए अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट है तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट करने की जरूरत है। अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे गए थे बिहार 2023 में। अगला क्वेश्चन आपके ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं बिहार स्टेट 2023 में, कि अल्बर्ट बंदूरा निम्न में किस सिद्धांत से संबंधित हैं। आपको बताना है कि अल्बर्ट बंदूरा किस थ्योरी के सिद्धांत से रिलेटेड माने जाते हैं। पहला ऑप्शन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, या ऑप्शन डी विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अल्बर्ट बंदूरा जो है आपके सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादन माने जाते हैं, जो 1969 से लेकर 1971 में उन्होंने दिया था। वही बात की जाए सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत में काफ़ी ज़्यादा अंतर्गत आते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जो भी कुछ सीखता है वो दूसरों को देखकर, सुनकर और समझकर सीखता है। उन्होंने अपने सामाजिक अधिगम सिद्धांत में ये बताया था। इसे आप जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और आप जाकर बिहार स्टेट 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो, आपके बंडूरा से 1 से 2 सवाल पूछे गए हैं आपके पेपर में। क्वेश्चन 6 कह रहा है मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था। जो आपका आईक्यू है, इंटेलिजेंस जो आयु है, उसका प्रत्यय किसने दिया था, आपको ये बताना है। विनेस साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने, या ऑप्शन डी सिरिल बर्ट ने। तो मैंने आप लोग को बहुत बार बता चुका है कि मानसिक आयु का प्रत्यय आपके विनेस साइमन ने दिया था। तो आप लोग ऐसी गलती कोई नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग के सवाल मैंने 3-4 बार करा चुका हूँ। विनेस साइमन आपके मानसिक आयु का प्रत्यय दिया है। क्वेश्चन लैंग्वेज घुमाकर पूछ सकता है, लेकिन आपका जो आंसर होगा विनेस साइमन होगा। तो लैंग्वेज को आप ध्यान मत दीजिएगा, जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है आप उस क्वेश्चन को देखकर आंसर आप टिक आउट करना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ अभी जाकर वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कीजिए। और वीडियो को अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बिहार स्टेट और बीपीएससी टीचर 3.0 का बहुत जल्द आपका क्लास कराया जाएगा। इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर अपडेट। अगर आप वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा हुआ है, और आपके कमेंट बॉक्स में मैंने दे रखा हुआ है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आप कमेंट करना जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, कोई भी आपका सजेशन हो, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, और आंसर आप लोग टाइप करते चलिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन 7 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सीखने का नियम नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये से सवाल आपके बार बार लैंग्वेज घुमाकर सवाल पूछा जाता है आपके पेपर में। याद रखिएगा, कौन सा नियम आपका सीखने का नियम नहीं कहलाता, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, या ऑप्शन डी अभ्यास का नियम। सबसे पहली बात को, जो आपका तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है और अभ्यास का नियम है, ये सारे नियम आपके थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है आपके इनसाइड थ्योरी के अंदर। और जो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तनाव का नियम किसी ने नहीं दिया हुआ है। बाकी तत्परता, प्रभाव, अभ्यास ये आपके इनसाइड थ्योरी के नियम है, जो आपके थॉर्नडाइक ने दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। डैश संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। जो आपके पावलोव हैं, उन्होंने किस जानवर पे अपना प्रयोग किया था, आपको ये बताना है। और पावलोव से आपके बिहार स्टेट 2023 में 2 से 3 सवाल पूछे गए थे। और जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि पावलोव ने
अपना प्रयोग कुत्ते पे किया था। और आप देख सकते हो सवाल कैसे घुमाकर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोग सारे डिफिनेशन जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट में दिया जाएगा, इस सारे डिफिनेशन को आप अच्छे से एक-एक लाइन को डिटेल में पढ़िएगा और जो आपको इम्पोर्टेंट लगेगा उसे आप अलग पॉइंट आउट करके नोट डाउन कर लीजिएगा और ऐसे अपना एक अलग से क्या बोलते हैं उसे पॉइंट बनाकर नोट बना लीजिएगा जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि आपके एग्जाम में मुश्किल से 40 दिन बचे हैं, तो आप अभी से तैयारी को अच्छे से कीजिए, तभी जाकर आपका बिहार स्टेट 2024 को क्लियर करके आप बीपीएससी टीचर 3.0 में बैठ पाओगे। और बिहार में टीचर बनने से बस आपको कुछ टाइम की बात है और आप बिहार में टीचर आराम से बन जाओगे। तो आप लोग डिटेल में सारे पॉइंट को आराम से पढ़िए और उसको पॉइंट आउट करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने, कॉलर ने, पावलोव ने या ऑप्शन डी वुडवर्थ। तो इसमें आप थॉर्नडाइक और कॉलर को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं सूज और को लेकर थॉर्नडाइक और कॉलर में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। उनको कभी-कभी ऐसा लगता है कि 2 इंसान एक ही है, लेकिन थॉर्नडाइक और कॉलर 2 अलग-अलग व्यक्ति हैं, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। जब बात की जाए सूज की, तो सूज का सिद्धांत आपके कॉलर साहब ने दिया था, ठीक है? वही बात की जाए आपकी इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था, जिन्होंने प्रयोग किया था बिल्ली पर, तो उसका जो प्रयोग था आपके थॉर्नडाइक ने किया था, ठीक है? और इसका याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कॉलर साफ राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 10 कह रहा है, कार्य का आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। हो सकता है सवाल आपके बिहार स्टेट 2024 में देखने को मिल सकता है। पहला ऑप्शन है प्रेरणा, इमोशन, सीखना या ऑप्शन डी प्रत्यक्षीकरण। तो आपको पता होगा जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको प्रेरणा की ज़रूरत है, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, तभी जाकर आप पढ़ाई को अपने कंटिन्यू रख सकते हो अपने एग्ज़ाम तक। अगर आपको मोटिवेट ना किया जाए, तो आप अभी 2 मिनट का वीडियो देखकर आप वीडियो बंद कर दोगे। लेकिन अगर आप सच में सीरियस हो, अगर आप अंदर से मोटिवेट हो, अगर आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, तो आप आराम से अपने एग्ज़ाम तक आप पढ़ाई रख कर बिहार में टीचर बनने तक आप पढ़ाई को जारी रखोगे। लेकिन अगर आपको सीरियस नहीं हो अपने जॉब को लेकर, अपने पढ़ाई को लेकर, तो आपको बार-बार मोटिवेट करना होगा, बार-बार आपको प्रेरणा की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आप जाकर अपने पढ़ाई को जारी रख सकते हो और नियमित करने के लिए जो प्रक्रिया कहलाती है, वो आपकी प्रेरणा कहलाती है, जिसे आप मोटिवेशन के नाम से भी जानते हो। तो काफ़ी ईज़ी है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। कोई भी क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी में हार्ड नहीं होता, बस आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होता है और साथ में जितने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, सारे ऑप्शन का आपको मीनिंग निकालना आना चाहिए। जब आप एक-एक को मीनिंग का निकालोगे, तो आपको ऑटोमेटिक आपको आंसर दिख जाएगा कि आंसर क्या होना चाहिए। याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? पहला ऑप्शन है सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति या ऑप्शन डी स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा और आप यहाँ देख सकते हो जब व्यक्ति अपने भूतकाल के अनुभव या सीखी बातों को चेतन में लाने में असफल हो जाता है तब उसे विस्मृति कहते हैं। तो आप इस डिफिनेशन को आप पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको विस्मृति के बारे में पता होना चाहिए कि किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है क्रोध और भय किस प्रकार के माने जाते हैं? जो आप क्रोध करते हो, जो आपके अंदर भय है एग्जाम को लेकर, वो किस प्रकार की आपकी इमोशन है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अभिप्रेरणा, इमोशन, परिकल्पना या ऑप्शन डी मूल प्रवृत्ति। तो मैंने आपको क्वेश्चन में ही इसका आंसर बता रखा है कि आपका क्रोध और आपका जो भय है एग्जाम को लेकर, वो सारे कुछ आपके इमोशन है, ना कि आपका मोटिवेशन है और ना ही आपका परिकल्पना है और ना आपकी मूल प्रवृत्ति है। बल्कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जो आपका क्रोध है और आपका जो भय है, जो आपका डर है, वो सारे चीज़ आपके इमोशन के अंदर आते हैं, जो आपको 14 प्रकार के मैकडूगल ने बताए हुए हैं। इसे आप जरूर याद रखिएगा। और मैंने 14 के 14 नाम आपको पिछले क्लास में मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने को कहा था, तो आप एक बार उसे ज़रूर सारे 14 पॉइंट को याद कर लीजिए,
क्योंकि बार-बार आपके ऑप्शन में वो देख सकता है दे सकता है और पूछ सकता है कि इनमें कौन-सा इमोशन है, कौन-सा नहीं है। इसलिए 14 प्रकार के जो इमोशन के मैंने नाम आपको बताए थे, उसे आप ज़रूर रट्टा मार लीजिए, चाहे जैसे भी आप उसे याद कर सकते हो। दूसरे व्यक्ति के भाव व्यवहार की नकल क्या कहलाती है? जब आप दूसरे व्यक्ति को देखकर उसकी नकल करते हो या फिर आप जब देखते हो कि उसके पास एक अच्छी बाइक है, एक अच्छी साड़ी है, तो मुझे भी ऐसी साड़ी और बाइक चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं आपको ये बताना है। तो ऑप्शन है सीखना, अनुकरण, कल्पना या ऑप्शन डी चिंतन। तो जब आप दूसरों को देखकर नकल करते हो या फिर दूसरों को देखकर आप उससे मोटिवेट होते हो या दूसरों को देखकर आप चाहते हो कि मेरे पास भी वो सामान हो, तो उसे अनुकरण कहते हैं, ठीक है? तो इसे जो करना भी नहीं चाहिए, अगर किसी के पास कुछ सामान है, तो कोशिश नहीं करना चाहिए कि वो भी मेरे पास हो, क्योंकि हो सकता है कि उसके पास उसकी ज़रूरत हो तो उसके पास है। बहुत सामान ऐसा चीज़ होता है कि आपके पास उसकी ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी आप ज़िद कर बैठते हो कि नहीं मुझे मेरे पास वो चीज़ होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जो आपकी ज़रूरत है उतना ही आपके पास होना भी चाहिए। लेकिन जो व्यवहार की नकल या दूसरों की नकल क्या कहलाता है? तो अनुकरण कहलाता है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। यदि पूर्व ज्ञान अनुभव नए प्रकार की सीखने में सहायता करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जब आपके पास कोई पूर्व ज्ञान हो, कोई पूर्व जानकारी हो और आपके नए प्रकार जो आप कुछ सीख रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, अगर पुराना ज्ञान उसमें हेल्प आ जाए, उसकी मदद मिल जाए या फिर उसमें कुछ हेल्पफुल हो जाए, उसे क्या कहेंगे आपको ये बताना है। नेगेटिव, पॉजिटिव, परीक्षण या ऑप्शन डी सीखना। काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो आपके पूर्व ज्ञान है, जो आपके अनुभव हैं, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपके नए काम सीखने में उसकी हेल्प मिल जाए, तो उसे क्या कहेंगे आपको ये बताना है। तो आप सबको पता होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। कोई चीज़ आपका एक्सपीरियंस काम आता है तो काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि जो मैंने अपना टाइम दिया वो कहीं न कहीं जाकर आपके फ्यूचर में वो काम आता है। इसे आप यकीन मानिए, कोई भी आप टाइम दे रहे हो, आज वीडियो देख रहे हो, तो कहीं न कहीं आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा और अपने फ्यूचर में वो ज़रूर आप यूज़ करोगे। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 15 कह रहा है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने, पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? कल्पना, स्मृति, विस्मृति या ऑप्शन डी ध्यान। जब कोई सीखी हुई बात को जब आप भूल जाते हो या फिर दोबारा कोशिश करते हो याद करने की और फिर भी आप उसे याद ना कर पाओ, तो उसे क्या कहेंगे आपको ये बताना है। बहुत बार ऐसा चीज़ होता है कि आप कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कि आपने कुछ सामान कुछ कहीं रख दिया हो और जब उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो आपको उस टाइम वो सामान याद आती ही नहीं है। बाकी आप ऐसे टाइम उसे 10 बार याद कर लोगे, लेकिन जब उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो आपको याद आएगी नहीं। तो उसे असफलता कहते हैं। तो असफलता को उसे क्या कहेंगे आपको ये बताना, आपके 4 पास 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, उसे हम भी स्मृति के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि टर्मन के अनुसार 90 से लेकर 100 बुद्धि लब्धि का बालक क्या माना जाएगा? मतलब आपको ये बताना है, जिस बच्चे का जो आईक्यू होता है वो 90 से 100 हो, तो उसे हम किस प्रकार के बालक मानेंगे, आपको ये बताना है। ऑप्शन है मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या ऑप्शन डी क्षीण बुद्धि। तो आपको पता होगा, जिसका आईक्यू 90 से 100 होता है, उसका जो आईक्यू होता है वो आपकी सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आता है। जो मैक्सिमम आपके दुनिया में मैक्सिमम जो बालक होते हैं आपके सामान्य बुद्धि के होते हैं, ठीक है? और आप यहाँ देख सकते हो, आपको यहाँ पर दिया गया है, जिसका आईक्यू 130 से अधिक होता है, उसे हम चाइल्ड गिफ्ट बोल सकते हैं, गॉड गिफ्टेड बच्चे बोलते हैं। जो आप देख सकते हो हर चीज़ में वो काफ़ी परफेक्टली होता है और हर चीज़ में वो टॉप करता है, तो उसे हम बहुत बोलते हैं कि गिफ्ट मतलब गॉड गिफ्टेड है, भगवान का देन है, भगवान इसके पास दिमाग इतना दिए तभी ये हर चीज़ में आगे है, और अक्सर में ऐसे बच्चे होते भी हैं। दूसरा आपका प्रखर बुद्धि, जिसका आईक्यू 121 से 130 होता है। वही बात कीजिए सामान्य बुद्धि की, तो सामान्य बुद्धि आप देख सकते हो जो दुनिया में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं, जिसका आईक्यू
91 से लेकर 110 तक होते हैं। इसे आप जरूर याद रखिएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं आपके साइकोलॉजी में। क्वेश्चन 17 कह रहा है, हॉल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? आपने अगर हॉल का सिद्धांत पढ़ा होगा तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। पहला ऑप्शन है बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका, मूल्यों का विकास, या ऑप्शन डी किशोरावस्था का विकास। तो स्टेनले हॉल ने 1904 में अपनी प्रकाशित बुक में एडोलसेंस जो किशोरावस्था को विकास के बारे में काफ़ी ज़्यादा अपने व्याख्या करते हुए बताया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, और 1904 में अपनी प्रकाशित बुक किशोरावस्था में इसके बारे में बताया था। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 18, इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा और आपको बताना है कि मानव व्यक्तित्व को मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया था। मनोलैंगिक को लेकर आपके बिहार स्टेट 2023 और बीपीएससी टीचर 2.0 में 4 से 5 सवाल आपके पूछे गए थे, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो ये थ्योरी किसने दिया था आपको ये बताना है, कम्युनियंस, हॉल, फ्राइड या हॉलिंग वर्थ। तो काफ़ी इजी सवाल है, आपको पता होगा फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें की हैं अपने मनोलैंगिक विकास में। तो इसे आप याद जरूर रखिएगा और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन 19 कह रहा है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। और इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि सवाल आपके यूपी पीजीटी में 2021 साइकोलॉजी पेपर 2 में पूछा गया था। इसलिए हो सकता है कि सवाल आपके बिहार स्टेट 2024 में देखने को मिल सकता है। ऑप्शन है डब्ल्यू बुंट, सिगमंड फ्राइड, ऑलाव, या ऑप्शन डी वाटसन। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला आपके डब्ल्यू उंट ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, और आप डिटेल में और पढ़ सकते हो कि सन 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना करी थी। कब करी थी? तो 1879 में। कहाँ पर? तो आपके जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में करी थी मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, जिसके बाद से ही मनोविज्ञान का अध्ययन की एक स्वतंत्र विधा माना जाने लगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, और इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन 21 कह रहा है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। ऑप्शन है फ्रांज, मैक्स, एडगर, या ऑप्शन डी कट। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला 4 जर्मन मनोवैज्ञानिकों ने रखी थी। कौन कौन से वो 4 मनोवैज्ञानिक थे? तो पहले आपके मैक्स थे, जो ऑप्शन बी में है। तीसरा आपके कॉलर साहब, चौथे आपके कोफका, और चौथा कुट लेविन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि आपके मैक्स वर्तिमर का नाम इसमें दिया गया, बाकी का नाम इसमें नहीं दिया गया, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर चारों का नाम दिया होता या 3 का नाम दिया होता और ऑप्शन डी में होता ऑल ऑफ दिस, तो इसका राइट आंसर क्या होता? ऑल ऑफ दिस। इसे आप याद जरूर रखिएगा। क्वेश्चन को घुमा सकता है, क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 21, संघनन सिद्धांत निम्न में किससे संबंधित माना जाता है। अधिगम का, अभिप्रेरणा का, स्मृति का, या ऑप्शन डी सृजनात्मकता का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संघनन सिद्धांत स्मृति से संबंधित माना जाता है। ये सिद्धांत मूल रूप से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया और प्रस्तुतिकरण के तरीकों को व्याख्या करता है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क में असंख्य सूचनाएं काफ़ी ज़्यादा संग्रहित रहती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 22 और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना है कि क्षेत्र सिद्धांत निम्न में किस वर्ग के सिद्धांत है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का सिद्धांत है, आपको ये बताना है। व्यवहारवादियों का, संरचनावादियों का, मनोविश्लेषकों का, या ऑप्शन डी गेस्टवादियों का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत कुटलेविन द्वारा प्रतिपादित किया गया था।
किसके द्वारा? तो कुर्ट लेविन। लेविन एक आपके गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। लेविन का वो क्षेत्र सामान्य शब्दावली में ये कहा जाता है कि मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिकल है, जिसे आप सांकेतिक रूप से V इक्वल टू एफ इंटू पी इंटू ई आपको माना जाता है। याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बहुत बार आपके पेपर में पूछा जाता है, इसलिए आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। लेविन साहब को याद रखिएगा गेस्टलटवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। तो आपको बताना है, आज मैंने आपको 22 क्वेश्चन कराए जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आपको बताना है कि आउट ऑफ 22 आपने कितने क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट करे। अगर आपका स्कोर 12 प्लस है तो आपका तैयारी काफ़ी अच्छा चल रहा है। अगर आप स्कोर 12 नहीं कर पा रहे हो तो आपको प्रैक्टिस सेट लेने की ज़रूरत है। अगर आप सच में सीरियस हो बिहार स्टेट 2024 को क्लियर करने के लिए तो उसमें आपको मिलेगा 20 प्लस प्रैक्टिस सेट। 20 छोड़ दो, यहाँ पे आपको मैं 30 दूंगा, ठीक है? क्योंकि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने बच्चे फाइनेंशियल प्रॉब्लम चलते पढ़ नहीं पाते हैं, अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको 30 प्रैक्टिस सेट दूंगा सिर्फ आपको 101 रुपये में। साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी भी मिलेगा, जो आपको मिलेगा सिर्फ 151 में। अगर आपको दोनों चाहिए तो दोनों लेने के लिए सिर्फ आपको 201 रुपये खर्च करना पड़ेगा, जो आपके पॉकेट मनी से भी काफ़ी ज़्यादा कम है। और आप सीरियस हो सच में तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। बाकी आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को फॉर मोर नॉलेज।